हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ इंग्लिश व्हील। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है हमने सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है लिटरेरी टर्म्स की, और ये एक फ्री सीरीज़ है जिसके लिए आपको कोई पे नहीं करना है। तो ये हमारा फोर्थ पार्ट होगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सो विदाउट मेकिंग एनी डिले, लेट्स स्टार्ट। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज हु पायनियर्ड हेरोइक कपलेट इन इंग्लिश। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और इससे कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। ये टॉपिक डिटेल में ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, आप लिटरेरी टर्म्स की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। आप उसको देख सकते हैं जाके। तो हु पायनियर्ड हेरोइक कपलेट इन इंग्लिश, तो ये जॉफ्री चौसर, ठीक है। जॉफ्री चौसर का नाम आता है सबसे पहले इसमें इन लेजेंड ऑफ गुड वुमन। ये आपको याद रखना है, इन द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन। इंग्लिश पोएट्री में जॉफ्री चौसर ने इसमें यूज किया था, ठीक है। पायनियर का मतलब होता है सबसे आगे, सबसे पहले किसका नाम आता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आंसर ए, जॉफ्री चौसर। अगेन दिस इज द वेरी वेरी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। अगर इनका आंसर नहीं आता है आपको, तो मैं भले से आपको बुरा लगे, लेकिन सच तो सच है। इसका मतलब आपकी तैयारी बिल्कुल भी कायदे की नहीं है। तो हु इज एसोसिएटेड विद द थ्योरी ऑफ डीकंस्ट्रक्शन। डीकंस्ट्रक्शन की जो थ्योरी है, कई बार मैं अपने वीडियोस में उसका नाम लेती हूँ क्योंकि ये थ्योरी बहुत इफेक्टिव है। अगर इसको आप अपनी स्टडीज में इम्प्लीमेंट करते हैं टू अंडरस्टैंड और टू स्टडी एनी टॉपिक डीपली, सो दिस वुड बी वेरी हेल्पफुल। दिस थ्योरी इज वेरी हेल्पफुल। तो किसका नाम इससे एसोसिएटेड है? एक फ्रेंच थिंकर हैं, और किसका नाम जुड़ा हुआ है? ओरिजिनेटर हैं ये डीकंस्ट्रक्शन के, जैक्स डेरिडा। सो डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। जैक्स डेरिडा इससे जुड़े हुए हैं। अगर आपको डिटेल में देखना है डीकंस्ट्रक्शन थ्योरी आखिर है क्या, क्योंकि मेरा मानना है थोड़ा सा अगर आप कंसेप्चुअल बेस्ड स्टडी करोगे तो चीज़ें आपको ज़्यादा अच्छे से याद रहेगी। सो जैक्स डेरिडा इज द करेक्ट आंसर। और इसके साथ में और भी जो क्वेश्चन बनते हैं इस थ्योरी से, वो भी आपको उस वीडियो में मिल जाएंगे। आई विल प्रोवाइड यू लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। जब भी मैं बोलती हूँ मैं लिंक आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उसको आप ज़रूर चेक किया करें, वहां से आपको कुछ बहुत अच्छा ही मिलेगा, ठीक है। Again, the next question, third one, and it's really very important. Peripetia is जनरली एक्सप्लेन्ड एज। पेरिपेटिया को क्या बोलते हैं? ऑप्शन भी आपको बहुत कंफ्यूजिंग मिलेंगे हमेशा एग्जाम में इससे रिलेटेड। रिवर्सल ऑफ सिचुएशन, कंक्लूजन, कन्फ्लिक्ट इन द प्ले, द चेंज फ्रॉम इग्नोरेंस टू नॉलेज। ध्यान से देखिएगा, आई टोल्ड यू अबाउट द एलिमिनेशन मेथड, कि जब आपको क्वेश्चन में ऑप्शंस बहुत कंफ्यूजिंग मिले तो मेरे ख्याल से हमेशा आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे ही अटेम्प्ट करने चाहिए। एलिमिनेशन मतलब जो उनमें से नहीं है, इनमें से उनको आप पहले क्रॉस आउट कर दो। उनको क्या कर दो? क्रॉस आउट, मतलब उनको एलिमिनेट कर दो, हटा दो, और उसके बाद सही आंसर तक आप बहुत अच्छे से पहुंच जाएंगे। तो रिवर्सल ऑफ सिचुएशन, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि पेरिपेटिया का मतलब होता है रिवर्सल इन फॉर्च्यून। फॉर्च्यून क्या होता है? जो डेस्टिनी होती है, जो लक होता है, आगे जो फॉर्च्यून होता है हमारा, वो तो हैप्पीनेस से डिजास्टर में जब वो फॉर्च्यून हमारा चेंज हो जाता है, तो ये क्या है? ये रिवर्सल है ना, ये रिवर्स ऑफ सिचुएशन है ना, कि आप हैप्पीनेस के मोड में थे, आपका सारा ट्रैक एक हैप्पी मोड पे चल रहा था, एंड ऑल ऑफ सडन यू हैव ट्रांसफॉर्म्ड इट इनटू सम डिजास्टर। मतलब वो चीज़ें खराब हो गई, प्रॉब्लमेटिक हो गई, सिचुएशन कुड बी एनीथिंग, बट वो हैप्पीनेस से दूसरे मोड में चेंज हो गया। सो दैट इज रिवर्सल ऑफ सिचुएशन। अब आप देखो, रिवर्सल ऑफ सिचुएशन आपको पता चल गया। अब इग्नोरेंस नॉलेज होगा नहीं, कन्फ्लिक्ट तो बिल्कुल नहीं हो सकता, कंक्लूजन वाली कोई बात ही नहीं है, तो तीनों एलिमिनेट हो गए। तो जाहिर सी बात है ये आपका एकदम सही है, ठीक है। दूसरा इसमें से एक क्वेश्चन और बनता है कि एरिस्टोटल ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, इस कंसेप्ट को, पेरिपेटिया को, इन हिज डिस्कशन ऑफ सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स प्लॉट। ठीक है, किसमें? एरिस्टोटल की बुक आपको पता ही होगी, पोएटिक्स, उसमें एरिस्टोटल ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, इस कंसेप्ट को, इन हिज डिस्कशन ऑफ सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स प्लॉट्स। किसमें? PLOTS।
Which of the following does not constitute three unities, a popular component of a drama? ठीक है, ड्रामा में जो थ्री यूनिटीज का जिक्र किया गया है उसमें कौन सा इनमें से एलिमेंट नहीं है? बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑलरेडी पीजीटी 2016 में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो जोश अपना बिल्कुल डाउन मत होने दीजिएगा, उसी एकदम पैशन के साथ में आप इस सीरीज़ को सॉल्व करिए। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स आए, और एकदम ईमानदारी से बताइएगा, ये नहीं कि ऐसे ही आपने बता दिया। जितने आपने अटेम्प्ट किए हैं उतने ही बताइएगा, और बाकी की जो आगे सीरीज़ आ रही है अपनी ग्रोथ आप खुद देख सकते हो, जैसा कि कल ही मैंने अपने एक वीडियो में बताया, सेल्फ इवैल्यूएशन। ठीक है, तो कोई चीटिंग नहीं, अपने खुद को आप इवैल्यूएट ज़रूर करिएगा कि आपकी तैयारी किस लेवल पे है, और प्लीज़ थोड़ी सी मेहनत करके कमेंट भी कर दीजिएगा, मुझे बताइएगा आपके कितने मार्क्स आए, कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। इसमें से आपको पता है टाइम, प्लेस एंड एक्शन थ्री यूनिटीज़ इन ड्रामा होती है, और जो आपका इसमें दिया हुआ है यूनिटी ऑफ इवेंट्स वो नहीं होता कभी भी। ए करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे डज नॉट है। जब भी नॉट वाले क्वेश्चन हो तो पहले ही उसको नॉट को अंडरलाइन कर दीजिए, जिससे कि जब भी आप क्वेश्चन को पढ़ें तो वो नॉट पे आपकी नज़र जाए और आपका आंसर गलत नहीं हो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि इनमें से क्या नहीं है। राइट, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। हेजियोग्राफिक्स आर रिटन ऑन, तो हेजियोग्राफिक्स जो होते हैं वो किस पे लिखे जाते हैं? लाइफ ऑफ मार्जिनल्स पे, लाइफ ऑफ सबाल्टन्स पे, या फिर द स्टाइलाइज्ड लाइव्स ऑफ क्रिश्चियन सेंट्स, या फिर नन ऑफ द अबव। तो ये जो होते हैं वो क्रिश्चियंस पे लिखे जाते हैं। ठीक है, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन, द स्टाइलाइज्ड लाइव्स ऑफ क्रिश्चियन सेंट्स। ठीक है, तो हेजियोग्राफी क्या होती है? वो सेंट्स पे लिखी जाती है, बायोग्राफी ऑफ सेंट होती है, या फिर आप कह सकते हो एक्लेसियास्टिकल लीडर, ये भी टर्म आ सकता है, एक्लेसियास्टिकल लीडर या फिर बायोग्राफी ऑफ सेंट। सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट फेवरेट क्वेश्चन ऑफ एग्जामिनर्स, ठीक है, यूपी पीजीटी में आ भी चुका है। अ 14-line पोएम इन एम्बिक पेंटामीटर कंसिस्टिंग ऑफ 3 क्वाड्रेंट एंड कंक्लूडिंग कपलेट, ठीक है, इज नोन एज 3, उसमें क्या होते हैं? एम्बिक पेंटामीटर 3 क्वाड्रेंट्स होते हैं और 1 कपलेट होता है। ठीक है, तो ये किसका फॉर्म होता है? ये होता है आपका शेक्सपियरियन का। ठीक है, ये क्या होता है? शेक्सपियरियन सोनेट का। सोनेट हमेशा 14 लाइन्स का होता है और एम्बिक पेंटामीटर में होता है, आपको पता है। शेक्सपियरियन सोनेट की अगर हम बात करें तो उसमें 3 क्वाड्रेंट एंड 1 कपलेट होता है। ठीक है, इसके बारे में पूरी डिटेल में मैं ऑलरेडी सोनेट करा चुकी हूँ, सारे टाइप्स और सारे विद राइमिंग स्कीम, जो जो छोटे से छोटा बड़े से बड़ा क्वेश्चन बनता है ये पूरा इसमें कराया गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगी, उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा, या फिर प्लेलिस्ट का आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी मैं लिटरेरी टर्म्स का, तो उसमें ज़रूर चेक करिएगा इस वीडियो को, वहीं से आपकी तैयारी हो जाएगी। और एक चीज़ और गौर करिएगा, आप बोलते हैं बहुत टफ होता है, तो लिटरेरी टर्म्स आप क्वेश्चन देख सकते हो, कहीं बाहर से नहीं आ रहे हैं क्वेश्चंस, वही आ रहे हैं और उन्हीं मेन टॉपिक से आ रहे हैं, इसलिए उन टॉपिक को बिल्कुल मत छोड़िए जो आपको लगता है कि इम्पॉर्टेंट है, या फिर जो मैं आपको बता रही हूँ कि इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, नाउ इफ इन अ बैलेड अ लाइन और स्टैंजा, ठीक है, बैलेड में एक लाइन या फिर स्टैंजा इज रिपीटेड, बट रिपीट तो होता है एक लाइन या स्टैंजा, बट विद एन एडिशन दैट एडवांसेस द स्टोरी इट इज कॉल्ड, लेकिन एक एडिशन के साथ में, राइट। तो जाहिर सी बात है ये आंसर आपको पता चल ही जाएगा, इंक्रीमेंटल, क्योंकि आप ऐड कर रहे हो तो इट्स इंक्रीमेंटल रिपीटेशन। Which of the following statements is not correct with reference to ode? Ode मैंने एक्सप्लेन कर दिया है बहुत अच्छे से और एकदम डिटेल में, ठीक है, आपको लिटरेरी टर्म की प्लेलिस्ट में मिलेगा। तो इसमें पूछा गया है कि इसमें से कौन सा ऐसा सेंटेंस है, कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कि ओड से ताल्लुक़ नहीं रखता, ओड से कनेक्टेड नहीं है, एसोसिएटेड नहीं है, या फिर ओड से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो पिंडार ओड्स आर एनकोमियास्टिक, ये सारे पॉइंट्स एज इट इज़ आपको उस वीडियो में मिल जाएंगे। देन नेक्स्ट इज इन कंट्रास्ट टू द पैशन, विजनरी, बोल्डनेस एंड फॉर्मल लैंग्वेज ऑफ पिंडार ओड,
Many Horatian odes are calm, meditative and colloquial. फिर नेक्स्ट ऑप्शन है द रेगुलर ओड वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय थॉमस ग्रे. ठीक है, तो आप ये देखो. फिर लास्ट ऑप्शन है पिंडार ओड वर रिटन टू प्रेज एंड ग्लोरीफाई समवन. ठीक है, बिल्कुल सही है. क्वेश्चन आपका क्या है, फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्टेड विद रेफरेंस टू ओड. जो कि ओड का रेफरेंस नहीं देते हैं, उससे एसोसिएटेड नहीं है, इसीलिए आपको तुरंत क्या करना चाहिए, नोट पे पहले हाईलाइट कर लेना चाहिए. तो सी आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा. द इर्रेगुलर ओड वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय थॉमस ग्रे. तो ये स्टेटमेंट ओड पे गलत है कि इर्रेगुलर ओड जो है वो किसने इंट्रोड्यूस किया था, थॉमस ग्रे ने इंट्रोड्यूस किया था. क्योंकि जो आपका इरेगुलर ओड है वो कॉलिन ने इंट्रोड्यूस किया था, इसे कॉलिन ओड भी कहा जाता है. ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. Which of the following terms is applied to a dramatic representation of serious and important actions? ठीक है, इनमें से कौन सा dramatic representation of serious and important action में अप्लाई किया जाता है, तो इनमें से कौन सा होगा. ठीक है, तो जाहिर सी बात है ट्रेजेडी में आपको सीरियसनेस भी देखने को मिलती है और इम्पॉर्टेंट एक्शंस भी देखने को मिलते हैं. और ये क्या होता है, एक ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है. एक ड्रामा में ये सारी चीज़ों का यूज़ किया जाता है. और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आया था, अभी भी आया था, और शायद ये पहले भी आ ही चुका है 16 में, और इस बार भी आया था इससे रिलेटेड क्वेश्चन. टीजीटी में या फिर पीजीटी में आया था. Among the following which does not consist of lines of iambic pentameter without rhyming. पहले ही मैंने आपको बोला क्वेश्चन में अगर आपको नोट दिखाई दे रहा है तो प्लीज़ हाईलाइट कर लीजिए तुरंत. ठीक है, तो हमने भी यहाँ पे हाईलाइट कर लिया. Among the following which does not consist of line of iambic pentameter, जिसमें वो लाइनें नहीं कंसिस्ट होती हैं इन सारे ऑप्शंस में से. कैसी लाइनें, लाइन ऑफ iambic pentameter विदाउट राइमिंग, और जिसमें राइमिंग भी ना हो. ठीक है, तो इनमें से किसमें ऐसा होता है, तो देखिए ये सिंपल सी बात है. क्वेश्चन आपको देखने में लग रहा होगा थोड़ा सा अटपटा. ब्लैंक वर्स होगा, ब्लैंक वर्स में ये विदाउट राइम ही होता है, स्पेशली तब दैट विच यूजेस एम्बिक पेंटामीटर्स, तो ये विदाउट राइमिंग होता है. और फ्री वर्स का तो आपको पता है कि ये ओपन फॉर्म ऑफ पोइट्री है एंड इट डज नॉट यूज कंसिस्टेंट मीटर पैटर्न राइम और एनी म्यूजिकल पैटर्न. ठीक है, हीरोइक कपलेट भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ अभी, जो जॉफ्री चॉसर ने इंट्रोड्यूस किया. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आंसर होगा आपका बी, ब्लैंक वर्स. द एडिशन ऑफ क्यूरियोसिटी टू द डिजायर ऑफ ब्यूटी वॉज रोमांटिसिज्म इन इंग्लिश लिटरेचर. इट वॉज डिफाइंड बाय, किसने इसको डिफाइन किया है, तो वॉल्टर पीटर ने इसको डिफाइन किया है. ए इज द करेक्ट आंसर. क्या है, एडिशन ऑफ क्यूरियोसिटी टू द डिजायर ऑफ ब्यूटी. ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है ये. आर्ट एग्जिस्ट फॉर द सेक ऑफ इट्स ब्यूटी अलोन एंड दैट इट नीड्स सर्व नो पॉलिटिकल, डाइडैक्टिक और अदर पर्पस. दिस इज एन एक्सक्लूसिव फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स. जो ये लाइनें लिखी है आपके सामने कि आर्ट एग्जिस्ट फॉर द सेक ऑफ इट्स ब्यूटी अलोन, कि आर्ट क्या है, आर्ट फॉर आर्ट सेक. ठीक है, मतलब कि आर्ट किस में एग्जिस्ट करती है, किस में होती है, उसका एग्जिस्टेंस किस में पाया जाता है, वो उसकी ब्यूटी. ठीक है, ब्यूटी में ही पाया जाता है, और जो ब्यूटी है वही आर्ट है. इस आर्ट को किसी पॉलिटिकल फेज की, किसी डायडैक्टिक रिमार्क की और या फिर किसी और पर्पस की ज़रूरत नहीं होती. आर्ट लाइज इन नेचर, और यू कैन से आर्ट लाइज इन ब्यूटी ऑफ नेचर. ठीक है, ये नेचर मैंने बोला है आपको, ये आर्ट की ब्यूटी में ही होती है. ठीक है, तो ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, जो आपको स्टेटमेंट दिखाई दे रहा है, ये किससे जुड़ा हुआ है, किस मूवमेंट से. तो बी इज द करेक्ट आंसर. एस्थेटिसिज्म
इसको मैंने अलग से एक्सप्लेन किया हुआ है लिटरेरी टर्म में, आप ध्यान से देख लीजिएगा वो क्या होता है। यही होता है कि आर्ट फॉर आर्ट से आर्ट की ब्यूटी को पहचानना चाहिए। इसको किसी भी पॉलिटिकल व्यू से या फिर किसी भी डाइडैक्टिक रिमार्क से या फिर कोई और पर्पस से जोड़ के नहीं देखना चाहिए, वरना आप आर्ट तक नहीं पहुंच पाओगे। ठीक है। सो अ डी-बेस्ड फॉर्म ऑफ ट्रेजेडी इज नोन एज, जो डी-बेस्ड फॉर्म ऑफ ट्रेजेडी होती है उसे क्या बोलते हैं? तो ना वो मास्क होता है, ना वो ट्रेजेडी, ना फार्स होता है, वो होता है मेलोड्रामा। मेलोड्रामा वॉज अ डी-बेस्ड फॉर्म ऑफ ट्रेजेडी। ठीक है। मेलोड्रामा क्या होता है? तो ड्रामा, जो मेलोड्रामा की हम बात कर रहे थे, मेलोड्रामा होता है जिसमें कोई ऐसी स्टोरी या फिर कोई ऐसा प्ले होता है जो ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होती है, वो ऑडियंस के अंदर एक ऐसा एक्साइटमेंट वाली फीलिंग्स ला देती है। इतनी अलग अलग तरीके की अलग अलग चीज़ें होती है जिससे कि उन सीन से या फिर जो भी उसमें ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होती है, ऑडियंस में जो इमोशन होते हैं वो इमोशंस बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस निकल के आते हैं उसको देख करके, जो कि एक रियल लाइफ में जो सिचुएशन ना होती हो, जो इमोशंस ना क्रिएट होते हो, वो स्टोरी या फिर उस प्ले को देख के ऑडियंस उस तरीके से उस प्ले को, उस स्टोरी को ट्रीट करती है। वैसी उसकी सिचुएशन हो जाती है, इतनी ज़्यादा इमोशनल, मतलब हर चीज़ अति में, एक्सेस में होती है उसमें, तो वो होता है मेलोड्रामेटिक, मेलोड्रामा। डोरियन एंड पिंडारिक आर द टाइप्स ऑफ, क्या होगा? ओड होगा। कई बार हमने बात की है इसके बारे में और पूरा अच्छे से आपको एक्सप्लेन भी किया गया है ये। तो फाउंड इन ग्रीक लिटरेचर, तो ये जो फॉर्म ऑफ ओड है ये ग्रीक लिटरेचर में पाया जाता है। और दूसरी बात, एक क्वेश्चन का आप आंसर दीजिएगा कि जो पिंडारिक ओड है उसे और किसके नाम से बोला जाता है? मतलब चलिए मैं आपको हिंट भी दे देती हूँ, वो रेगुलर ओड होता है या फिर इर्रेगुलर ओड होता है, ये आपको बताना है। पिंडारिक ओड रेगुलर होता है या फिर इर्रेगुलर ओड होता है, इससे पता भी चल जाएगा आपकी प्रिपरेशन कैसी है और आपने पूरे वीडियो को कितने अच्छे से अटेम्प्ट किया है, पूरी सीरीज को, ये भी पता चल जाएगा। तो प्लीज टू कमेंट इन कमेंट बॉक्स द क्वेश्चन आई हैव आस्क्ड जस्ट नाउ। सो मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सीरीज। ओके, इट वॉज थॉमस याट एंड हेनरी हॉवर्ड हु इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है, क्या टू इंग्लैंड? थॉमस याट और हेनरी हॉवर्ड ने क्या इंट्रोड्यूस किया इंग्लैंड में इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 16th सेंचुरी? ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर इज बी, सोनेट। थॉमस याट और हेनरी हॉवर्ड ने इंट्रोड्यूस किया था इंग्लैंड में सोनेट को। कब किया था? इन फर्स्ट हाफ ऑफ 16th सेंचुरी। आप देख सकते हैं कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें से बन रहे हैं। पहला बनता है हु इंट्रोड्यूस्ड, तो आप आंसर देंगे थॉमस याट एंड हेनरी हॉवर्ड। ठीक है, कहाँ इंट्रोड्यूस किया था, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इंग्लैंड में किसे? तो सोनेट ने। एंड टाइम पीरियड इफ आस्क्ड, तो फिर आप बता सकते हो द फर्स्ट हाफ ऑफ द 16th सेंचुरी। जितना भी कलेक्शन इसमें क्वेश्चंस का था वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट था। मैं आपको अश्योर करती हूँ कि अगर ये पूरी सीरीज चलेगी उसको आप अच्छे से अटेम्प्ट करते हो तो काफ़ी अच्छा आप स्कोर कर लोगे। इन सबसे ज़्यादा बाहर क्वेश्चंस नहीं आते हैं और ये सारे वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको पता होने ही होने चाहिए इफ़ यू हैव टारगेटेड टीजीटी, पीजीटी और LT ग्रेड वैकेंसी और DSSB whatever. So these are the very important questions. सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये सीरीज़ पसंद आई होगी और आपके कितने मार्क्स आए ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। बाकी इसी तरीके से इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू रखेंगे। हमारी ग्रामर की सीरीज़ भी स्टार्ट है एसवी बख्शी की, जिसमें हम एडजेक्टिव का टॉपिक करेंगे आज या कल में। आपको वो वीडियो भी मिल जाएगा। मैं कोशिश कर रही हूँ एक दिन में 2 कम से कम वीडियोज़ आपके लिए पहुँचाने की। और जो आप लाइव का रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैम लाइव आके पढ़ाया करिए, तो वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि क्या कैसे किया जा सकता है या फिर होगा आगे।
सो डोंट वरी फॉर दैट। और सिलेबस आपका कंप्लीट होगा, ये सारी चीज़ें आपकी टीजीटी पीजीटी और एलटी ग्रेड दोनों में ही कॉमन है, क्योंकि कई बार मैसेज आता है मेरे पास में। तो ये जो सिलेबस अभी हम कर रहे हैं वो आपका टीजीटी पीजीटी और एलटी दोनों में ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। बाकी जो लिटरेचर पार्ट है वो अलग है, जिसमें से भी 4 राइटर तो इसमें आते ही हैं, तो ऐसा नहीं है कि एलटी में वो 4 राइटर्स नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। हाँ, एलटी में बाकी के जो राइटर्स हैं वो टीजीटी में नहीं आएंगे, पीजीटी में तो इंक्लूडेड हैं ही हैं। इसलिए आपके लिए हर तरीके से ये बेनिफिशियल रहेगा। ये सारी फ्री क्लासेस हैं, इनका आप ज़रूर से ज़रूर बेनिफिट लें, मेरी यही इच्छा है। थैंक यू सो मच। और जो भी आपका फीडबैक हो वो ज़रूर दीजिएगा। योर फीडबैक इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे वीडियोस आपके लिए और अच्छे बन सके। कुछ इम्प्रूवमेंट्स करना हो तो हम उसमें कर सकें। और अगर you want me to explain any topic related to TGT or PGT, then also please do comment in comment box। वो हमेशा मेरे लिए important रहता है और मैं हमेशा आपका रिप्लाई करती हूँ। अच्छा लगा हो आपको वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गिविंग योर प्रेशियस टाइम हियर।